Hello friends, welcome to my channel Make Law Easy. Friends, today we are going to discuss restitution of conjugal rights. अब ये restitution of conjugal rights क्या है? ये आपकी एक तरह की मैट्रिमोनियल रेमेडी है जो कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रोवाइड की गई है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी आपसे कि ये जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ होती हैं ये आपका मैरिड कपल्स को अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना। इन केस उनकी जो शादीशुदा लाइफ होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना, तो कौन कौन से राइट्स उनको अवेलेबल है ये सारे आपके हिंदू मैरिज एक्ट में आपका मेंशन किया गया है। तो चलिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें कंजुगल राइट का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर लिटरल सेंस में अगर हम बात करें, कंजुगल राइट का मतलब होता है राइट टू स्टे टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार। द एक्सप्रेशन कंजुगल राइट कैन नॉट्स टू आइडिया। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कंजुगल राइट्स की, तो ये एक्सप्रेशन जो है ये टू आइडियाज़ को डिनोट करता है, टू आइडियाज़ की तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। और वो कौन कौन से हैं? एक कि राइट ऑफ कपल टू हैव ईच अदर सोसाइटी, मतलब जो कपल्स होते हैं उनका एक दूसरे की सोसाइटी में रहने का अधिकार। दूसरा होता है राइट टू मैरिटल इंटरकोर्स। तो अगर हम कंजुगल राइट की अगर हम बात करें तो जो एक मैरिड कपल होता है उसका राइट होता है कि वो एक दूसरे की सोसाइटी में रह सकें, एक दूसरे के साथ रह सकें। और दूसरा राइट क्या होता है उनका? मैरिटल इंटरकोर्स का। इसका मतलब होता है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का राइट एक दूसरे के साथ। अब ये जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट जो है इसको कहाँ मेंशन किया गया है? हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 9 में, ठीक है ना। सेक्शन 9 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फॉर रेस्टिट्यूशन द फॉलोइंग 4 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाई। देखिए मैं शॉर्ट में इसको पढ़ रही हूँ, आगे जो है आगे हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यही जो हम 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे यहाँ पर, इनको हम फुल डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपकी कंडीशंस ज़रूरी होती हैं इस रेमेडी के लिए, मतलब अगर इस रेमेडी के लिए क्लेम करना चाहता है तो कौन कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए? रिस्पोंडेंट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ पटिशनर। इसका मतलब क्या है कि कोई एक जो मैरिड कपल है उसमें से किसी एक को दूसरे ने अपनी सोसाइटी से अलग कर दिया हो, ठीक है ना। दूसरा रीज़न क्या है? विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। इसका मतलब जब एक जो कपल में से एक, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, जो भी है, ठीक है ना, उसने दूसरे को, जो अपना दूसरा पार्टनर है उसको अपनी कंपनी से, अपनी सोसाइटी से अलग कर दिया है, ठीक है ना, तो उसके लिए उसके पास कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है, तब वो आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए आपका क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है? द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द पिटीशन। मतलब कोर्ट भी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि आपका पिटीशन में जो भी आपका केस फाइल किया गया है उसमें जो भी बात की गई है, जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं या जो भी आपके प्रूफ्स दिए गए हैं, उससे कोर्ट आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर चौथा रीज़न क्या है कि कोर्ट जो है, ठीक है ना, कोर्ट जो है उसके पास में आपका कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो कि उस एप्लीकेशन को अप्रूव करने से क्या करता हो? कोर्ट को रोकता हो, ठीक है ना। देयर इज़ नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड। मतलब कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जो कि एप्लीकेशन को अप्रूव होने से कोर्ट को एप्लीकेशन को अप्रूव होने से रोकता हो, या कोर्ट जो है किसी लीगल ग्राउंड पे उस एप्लीकेशन को अप्रूव ना कर पाए, ऐसा कोई कारण नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए। Thus, the explanation added to the section provides that where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from society, the burden of proving reasonable excuse shall be on person who has withdrawn from society. अब अगर हम बात करें कि ये जो आपका रीज़नेबल, क्या मान लीजिए कोई आपका एक कपल है, ठीक है ना, कपल जो है उसमें से कोई एक पार्टनर जो है वो दूसरे को अपनी सोसाइटी से अलग कर देता है, तो अगर उसको ये रेमेडी चाहिए, ठीक है ना, और उसको तो उसके ऊपर ही ये प्रूफ होगा। मतलब जो भी कपल है, सपोज़ कीजिए मेल जो है वो फीमेल को क्या करता है? अपनी सोसाइटी से अलग कर देता है, तो फीमेल जो है उसके ऊपर ये बर्डन होगा ये प्रूफ करने का कि जो मेल ने उसको अपनी सोसाइटी से अलग किया है
उसको अलग करने का कोई रीज़नेबल कॉज नहीं है। अगर मान लीजिए किसी रीज़नेबल ग्राउंड के बेस पे मेल जो है वो फीमेल को या फीमेल जो है मेल को आपका क्या करता है, अपनी सोसाइटी से अलग करता है, तो ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा कि रेमेडी अवेलेबल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि कोई रीज़नेबल कॉज होना ज़रूरी, मतलब कोई ऐसा कॉज ना हो कि आपका जो रीज़नेबल ना हो, मेल के पास चाहे फीमेल के पास में। द कंसेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट इज़ बेस्ड अपॉन इंग्लिश मैट्रिमोनियल लॉ। ये जो कंसेप्ट है आपका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट, ये इंग्लिश मैट्रिमोनियल लॉ के ऊपर बेस्ड है। इन इंडिया इट वॉज अप्लाइड बाय द प्राइवी काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1866। इंडिया में सबसे पहले ये आपका 1866 में प्राइवी काउंसिल जो थी उसके द्वारा अप्लाई किया गया था। और कौन सा केस था वो आपका, मुंशी बजलूर वर्सेस शमशुनई बेगम। ठीक है। हाउएवर दिस रेमेडी वॉज अबॉलिश्ड इन इंग्लैंड इन 1970। 1970 में इस रेमेडी को इंग्लैंड में अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। द रिलीफ अंडर सेक्शन 9 इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखिए ये वही है जो अभी मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था कि आपकी कौन कौन सी कंडीशन, ऐसी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए कि इस सेक्शन के अंडर कोई आपका रेमेडी के लिए केस फाइल कर सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहले वैलिड मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। अगर कोई भी कपल जो है या कोई भी कपल में से कोई भी पार्टनर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो अगर इस रेमेडी के लिए आपका कोर्ट में अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसकी शादी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। किसके हिसाब से? हिंदू मैरिज एक्ट के 1955 के सेक्शन 5 के हिसाब से। ये हमने जो कंडीशंस थी, वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, और एसेंशियल कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज जो थी, इसमें हमने ये पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द रिस्पॉन्डेंट हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द पिटिशनर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। मतलब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि शादी जो है वो वैलिड होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रिस्पॉन्डेंट है, ठीक है ना, उसको आपका क्या है, पिटिशनर की जो सोसाइटी है उससे आपका क्या किया गया हो, विड्रॉ कर दिया गया हो बिना किसी रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के। अगर एक्सक्यूज़ रीज़नेबल है तो ये आपका रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। बट अगर एक्सक्यूज़ रीज़नेबल नहीं है तो आपका रेमेडी अवेलेबल हो सकती है। तीसरी कंडीशन जो मैंने बात करी थी, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द पिटिशन। मतलब पिटिशन में जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उसके सच्चाई पे कोर्ट को भरोसा होना चाहिए। कोर्ट पूरी तरीके से उस चीज़ से सहमत होना चाहिए। और कोई भी ऐसा नेक्स्ट लास्ट वन है कि कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए कि ये रेमेडी क्यों ग्रांट ना की जाए। अब जहाँ तक वैलिड रेमेडी की, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वैलिड मैरिज की, मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ, उसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस में डिटेल नहीं करूँगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ कि वैलिड मैरिज क्या होती है आपकी, कि टू सीक रिलीफ अंडर सेक्शन 9 प्राइमरली द मैरिज मस्ट बी अ वैलिड मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट इज़ नॉट मेंटेनेबल if the marriage of the parties is not valid and was not subsisting at the time of the petition। इसका मतलब क्या है, देखिए वैलिड मैरिज होनी चाहिए सबसे पहले अगर इस रेमेडी के लिए अप्लाई किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए जो पार्टीज़ हैं उनकी शादी वैलिड नहीं है, अगर उनकी शादी वैलिड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से, तो भी ये रेमेडी मेंटेनेबल नहीं होगी। तीसरी बात, अगर मान लीजिए शादी वैलिड थी पर जिस टाइम पे केस फाइल किया गया रेस्टिट्यूशन के लिए उस टाइम पे शादी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब चल नहीं रही है, किसी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है और दोनों एक दूसरे से अलग ऑलरेडी रह रहे हैं, तो इस केस में भी ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी। इसमें एक केस था आपका परबिया राम वर्सेस थापली का 1996 का। इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट इफ द पार्टीज ऑफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स petition are not legally married or marriage was not subsisting at the time of petition, the question of granting of degree of restitution of conjugal rights does not arise। इस केस में कोर्ट ने क्या कहा था कि मान लीजिए कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पिटीशन अगर फाइल की गई है
और उस टाइम पे जिस कपल ने या कपल के किसी पार्टनर ने ये रेमेडी के लिए अप्लाई किया है, ठीक है ना, पिटीशन फाइल की है, तो उस केस में अगर मान लीजिए शादी जो मैरिज है वो लीगल नहीं है, या फिर मैरिज लीगल तो है बट सब्सिस्ट नहीं करती, मतलब उस टाइम पे मैरिज चल नहीं रही है, ठीक है ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ ऑलरेडी नहीं रह रहे हैं, तो उस केस में इस डिग्री मतलब जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की डिग्री या इसके ऑर्डर को ग्रांट करने का कोई क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है। दूसरी बात करी थी हमने विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। तो अब इस एक्सप्रेशन का हम मतलब थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का मतलब क्या है। द एक्सप्रेशन विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी मीन्स स्टॉपिंग ऑफ कोहैबिटेशन और ब्रिंग टू एन कंजोर्टियम। इसका मतलब है कि एक दूसरे के साथ रहना जब कपल जो है वो बंद कर देते हैं, या एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना बंद कर देते हैं। द एक्सप्रेशन विदाउट from the society the expression withdrawal from the society of other involves a mental process besides the physical separation। तो ये जो withdrawal from society of other जो एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या होता है कि ये मतलब एक किसी एक मेंटल रीजन का होना, किसी एक दिमागी कारण का होना, ठीक है ना, फिजिकल सेपरेशन के पीछे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ दिमागी तौर पर तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी बात है, मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी का मतलब क्या है? इट इज़ विड्रॉल फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ कंजुगल रिलेशनशिप, ठीक है ना। अगर हम बात करें विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, देखिए इससे पहले भी मैंने बात करी थी आपका विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, ठीक है ना। विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर इसका मतलब क्या है कि फिजिकल सेपरेशन के पीछे किस चीज़ का कारण है, कोई मेंटल रीजन है, ठीक है ना। दूसरा मैंने विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी की बात करी कि सोसाइटी से अलग, इसमें आपका है कि जो आपका कंजुगल रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच में, टोटली उससे ही विड्रॉ करना, ठीक है ना। तो इसमें जैसे क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिफ्यूज़ल टू लिव टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहने से रिफ्यूज़ करना। दूसरा मैरिटल रिलेशनशिप से रिफ्यूज़ करना कि भाई हम लोगों के बीच में एक मैरिटल रिलेशनशिप भी है, ठीक है ना। और तीसरा क्या है, रिफ्यूज़ल टू लिव इन कंपनी एंड कंफर्ट ऑफ वन अनदर, मतलब एक दूसरे की कंपनी में और एक दूसरे के साथ रहने में कंफर्ट महसूस ना करना, ठीक है ना, उससे रिफ्यूज़ करना। ये भी आपका क्या होता है, आपका विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी। तो देखिए मैंने विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी जो है इसको मैंने आपको कम्प्लीटली डिस्कस कर दिया है। इसमें एक केस था आपका वेणुगोपाल वर्सेस लक्ष्मी 1936 का। इन दिस केस कोर्ट हेल्ड दैट a petition for restitution would lie if intention not to cohabit was established। इस केस में क्या कहा था कि पिटीशन आपका इस रेस्टिट्यूशन के लिए तभी आपका फाइल की जा सकती है अगर आपका व्हेन इफ़ इंटेंशन नॉट टू कोहेबिट वॉज एस्टैब्लिश, अगर एक दूसरे के साथ में न रहने की जो इच्छा है, ठीक है ना, वो आपकी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो उस केस में पिटीशन फाइल किया जा सकता है। रीजनेबल कॉज को डिस्कस कर लेते हैं कि रीजनेबल कॉज से क्या मतलब है। रीजनेबल कॉज जो है, द एक्सप्रेशन रीजनेबल कॉज इज़ नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। रीजनेबल कॉज जो है इस एक्सप्रेशन को एक्ट में डिफाइंड नहीं किया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। व्हाट इज़ रीजनेबल और जस्ट would be decided in the context of facts and circumstances of each case। तो रीज़नेबल कॉज की अगर हम बात करें तो वो केस जो है हर केस के उसमें अलग अलग हो सकता है, कोई भी रीज़नेबल कॉज हो सकता है, बट वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जो सर्कमटेंसेस हैं, फैक्ट्स वगैरह जो हैं केस से रिलेटेड, उसके ऊपर आपका रीज़नेबल कॉज जो है वो आपका डिपेंड करेगा। मतलब कि कॉज रीज़नेबल है कि नहीं है वो केस के फैक्ट्स और सर्कमटेंसेस के हिसाब से डिसाइड होगा। द रीज़न फॉर विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी मस्ट बी ग्रेव एंड वेटी एंड इट मे बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ मैट्रिमोनियल ऑफेंस। अब ये कहते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी जो है इसके लिए जो रीज़न है, मतलब जब एक दूसरे की सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस केस के लिए जो रीज़न है, मतलब जो रीज़नेबल कॉज है वो एक तरीके से थोड़ा मतलब भारी वज़नदार होना चाहिए, अच्छा खासा कॉज होना चाहिए, और वो मैट्रिमोनियल ऑफेंस से अलग होना चाहिए। मैट्रिमोनियल ऑफेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं नो लीगल ग्राउंड। आपने लास्ट में जो लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कोर्ट जो है इस डिग्री को आपका
डिग्री को मतलब डिग्री इशू ना कर सके या ऑर्डर पास ना कर सके रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट से रिलेटेड. If the court is satisfied with the truth or genuineness of the statement made in the petition and there is no legal ground why the relief should not be granted, the court will pass the degree of restitution of conjugal rights under section 9 of Hindu Marriage Act 1955. तो आपका कोर्ट जो है मान लीजिए सेटिस्फाई कर लेता है कि जो भी स्टेटमेंट पिटिशन में दी गई हैं वो सही हैं और बिल्कुल जेन्यून है और कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से मतलब ये जो डिग्री है उसको ग्रांट ना किया जाए, उस केस में आपका कोर्ट आपका डिग्री इशू कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स. ठीक है ना. नाउ एन एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इज़ नॉट वैलिड. अब इस केस में मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ जो हैं उनके बीच में कोई एग्रीमेंट किया गया है कि वो एक दूसरे से अलग रहेंगे, ठीक है ना, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा. इफ़ द पार्टीज टू मैरिज हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली सच एग्रीमेंट इज़ नॉट वैलिड. मान लीजिए कि अगर कोई पार्टी है मतलब जो शादीशुदा जोड़े हैं वो एक दूसरे से अलग रहने के लिए कोई एग्रीमेंट बना लेते हैं, तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है. दूसरा, क्रूअल्टी ऑन द पार्ट ऑफ वन स्पाउस इज़ अ रीजनेबल कॉज. मतलब अगर कोई कपल जो है उसमें से कोई भी स्पाउस मेल या फीमेल जो भी है अगर वो कोई क्रूअल्टी शो करता है तो वो रीजनेबल कॉज हो सकता है. जैसे इट कैन बी अ रीजनेबल कॉज टू द अदर स्पाउस टू विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर स्पाउस. मतलब ये कोई भी आपका एक रीज़नेबल कॉज हो सकता है कि एक जो स्पाउस है वो दूसरे स्पाउस को अपनी सोसाइटी से अलग कर दे. इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका इम्पोटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड. ये जो विड्रॉल हो रहा है, जो विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इम्पोटेंसी ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड. हस्बैंड की तरफ से है कि हस्बैंड इम्पोर्टेंट है, या इंसिस्टिंग ऑन वाइफ टू टेक नॉन वेज फूड, ठीक है ना, टू स्मोक, टू ड्रिंक एल्कोहल एट्सेट्रा. ये सारी जो ये आपके रीजनेबल कॉज में आपका काउंट कर सकते हैं हम. इफ़ द वाइफ हैज़ रीजनेबल कॉज टू विड्रॉ हर सेल्फ फ्रॉम हर हस्बैंड सोसाइटी शी इज़ एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एंड सेपरेट रेजिडेंस अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज मेंटेनेंस एक्ट 1956, section 24 and 25 of Hindu Marriage Act 1955 and section 125 of criminal PC 1973. तो अगर ये बात आपको बता देती हूँ मैं, अगर सपोज़ कीजिए कि जो वाइफ है उसके पास में कोई रीज़नेबल कॉज है हस्बैंड की को अपनी सोसाइटी से विड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, तो वाइफ जो है उसको आपका राइट होता है कि मेंटेनेंस का और सेपरेट रेजिडेंस का राइट उसको अवेलेबल होता है. किसके ज़रिए, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है उसके सेक्शन 18 के अंडर, और जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके सेक्शन 24-25 के अंडर. साथ ही साथ आपका जो क्रिमिनल पीसी जो है उस 1973 उसके सेक्शन 125 के अंडर भी ये उसको राइट अवेलेबल है. ना अब इफ़ेक्ट क्या होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट की जो डिक्री होती है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है. अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट इफ़ पास्ड मेक्स इट obligatory for the respondent to resume cohabitation with the plaintiff under the law as now in force. If this is not done within 1 year from the date of the decree, either party is entitled to seek divorce. अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सपोज कीजिए कोर्ट ने, पहले तो कोर्ट सारी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही ये डिग्री पास करेगा. अगर सपोज कीजिए एक बार डिग्री या ऑर्डर कोर्ट पास कर देता है तो जो प्लेंटिफ है, ठीक है ना, प्लेंटिफ मतलब जो केस फाइल कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या होगा कि ये जो है रिस्पोंडेंट के लिए ओब्लिगेटरी हो जाएगा. मतलब उसके लिए एक मैंडेटरी पार्ट हो जाएगा कि उसको अपने पार्टनर के साथ में, जो प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया था रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए, उसके साथ में कोहेबिटेशन रिज्यूम करना पड़ेगा. मतलब दोबारा से उसके साथ में रहना शुरू करना पड़ेगा, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली आप कहें, चाहे फिर एक दूसरे की कंपनी शेयर करना है, एक दूसरे की सोसाइटी शेयर करना है, ठीक है ना. अगर सपोज़ कीजिए कि अगर डिग्री पास होने के 1 साल के अंदर ऐसा नहीं किया जाता है तो कोई भी पार्टी जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है. तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा ख़त्म हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का कॉन्सेप्ट. तो आगे जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपका दूसरी मैट्रिमोनियल रेमेडी जो है जुडिशियल सेपरेशन, इसके बारे में बात करूँगी. तो आप वीडियोस देखते रहिएगा, और अगर आपको इससे वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें. थैंक यू वेरी मच.